नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम की, एनपीएस। हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग जानते हों, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हों। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एनपीएस तो मेरे काम का नहीं है, लेकिन आज मैं यही बात करने वाला हूं कि एनपीएस किसके लिए है और कैसे हर कोई इसका बेनिफिट ले सकता है। क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, टैक्स सेविंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपका टैक्स हायर स्लैब रेट में आ रहा, या फिर एनपीएस में आपने पैसा तो लगा रखा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि एनपीएस के रूल क्या है, एनपीएस मुझे कैसे बेनिफिट करेगा, तो ये जो क्लास है ये आपके लिए मास्टर क्लास होने जा रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास को आप शुरू से लेके अंत तक देखें। और इतना ही नहीं, जस्ट दिसंबर 2025 में एनपीएस ने बहुत सारे अमेंडमेंट लेके आया है। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे एक दिन पहले ये सारे अमेंडमेंट मैं बताऊंगा कि कैसे आज के टाइम में एनपीएस अब वो ओल्ड एनपीएस नहीं रहा जिससे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आज ये एनपीएस सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स है हर सबके लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक प्राइवेट बिजनेसमैन हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट बनने जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इस एनपीएस के अंदर ऐसा ही कुछ डाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो एनपीएस के ऊपर में। ये जो वीडियो है हम पार्ट बाय पार्ट आपको कवर करके देंगे जिससे आप ये समझ जाएं। सबसे पहले किसी भी चीज को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि है क्या और एनपीएस लाया क्यों गया और कब लाया गया। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एनपीएस बनने का कंसेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइयों को पेंशन देती थी, जो ट्रेडिशनल पेंशन था। इसमें गवर्नमेंट जब तक आप जिंदा रहोगे, जब फिर आपके स्पाउस को वो पेंशन मिलता था आपके रिटायरमेंट होने तक। तो 2004 में जब ये एनपीएस लाया गया था उस टाइम गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों की एज पिछले साल से आज के टाइम में बढ़ती जा रही है। अराउंड 2010 के टाइम इंडिया का एवरेज एज जो था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, जिंदगी जीने का जो एवरेज एज होता है, वो था करीब 65 साल, लगभग 67 ईयर का था। और एज ऑन टुडे आज इंडिया की एवरेज लाइफ साइकिल जो है वो अराउंड है 72 ईयर। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन था। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला जिसको हम एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अंदर गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए लॉन्च किया, बाद में जाके इसको गवर्नमेंट ने सबके ऊपर लागू किया। आज के टाइम में लगभग मुझे लगता है 2009 में गवर्नमेंट ने ऑल सिटीजन मॉडल लेके आया। इससे पहले केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और उससे पहले जो ज्वाइन थे उनको नॉर्मल पेंशन मिलेगी, और उसके बाद जितने गवर्नमेंट में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उनको पेंशन एज पर एनपीएस सिस्टम से मिलेगा। तो ये एनपीएस के क्लास, एनपीएस की चीज़ें समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, एनपीएस है क्या, उन्होंने क्या ऐसा लाया एनपीएस में जो बाद में ऑल सिटीजन मॉडल भी मिले के आए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इसके अंदर कवर्ड होते ही हैं। तो आप इसको इस तरह से समझिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट लिंक्ड है, इसमें कोई फिक्स पेंशन नहीं होता। इसके अंदर है अब हर महीने अपने सैलरी का थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। वो पैसा इक्विटी, डेट और भी सारे एसेट्स क्लास में, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होती जाती है।
और रिटायरमेंट के टाइम जो कॉर्पस आपका बन जाता है उसके ऊपर आपको पेंशन मिलती है। अब आते हैं कि एनपीएस ले कौन सकता है। मैंने अभी आपको बताया आज के टाइम में कोई भी इंसान, चाहे वो सैलरीड वाला हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो सारे लोग ले सकते हैं। इसका जो एज लिमिट है मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे 18 साल होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 70 था। जो आज के अमेंडमेंट में, जो अभी 2025 में अमेंडमेंट लेके आई है गवर्नमेंट ने, उसके तहत अब इस एज को 85 कर दिया गया। अब 85 एज तक कोई एनपीएस में सब्सक्राइबर बन सकता है और उस चीज का वो बेनिफिट ले सकता है। वैसे एग्जिट एज भी 85 है, क्योंकि पहले क्या था ना, एनपीएस में 75 का मैक्सिमम एज होता था कि 75 के बाद आपको एनपीएस को विड्रॉ करनी पड़ती थी, जो भी उसकी एन्युनिटी वाला प्लान था, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। और लोअर एंट्री एज जो थी, मैक्सिमम एंट्री एज वो 70 थी। आज ये दोनों हटा के 85 गवर्नमेंट ने एज पर नोटिफिकेशन 2025 में, जो दिसंबर 2025 16 दिसंबर 2025 की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब आते हैं ये एनपीएस अकाउंट होता क्या है। हम अपने दूसरे पार्ट में आते हैं। एनपीएस में आपने सुना होगा, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने एनपीएस में पैसे लगाए होंगे या एनपीएस के बारे में जानते होंगे। एनपीएस में 2 अकाउंट होते हैं, ये पॉपुलर है, एक है टीयर 1, एक है टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट जो है इसी को हम बोलते हैं रिटायरमेंट अकाउंट। टीयर 2 तो लेटेस्ट में बाद में लेके आया गया इसके लिए, अगर एनपीएस से ही कोई, मतलब एनपीएस रूट से ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो टीयर 2 अकाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो नॉर्मल, मतलब जब मर्जी पैसे डाले जब मर्जी पैसे निकाले, वो होता है टीयर 2। और टीयर 1 जो होता है वो आपका एक्चुअल रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जो रिटायरमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब इस टीयर 1 अकाउंट पे लगते हैं और इसका ही टैक्स बेनिफिट होता है। एनपीएस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो एनपीएस आज के टाइम में कॉर्पोरेट में जो लागू है, वो मैक्सिमम लोग टैक्स बेनिफिट के लिए भी लेते हैं। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन होती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो एनपीएस बना है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उससे एक स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन रेगुलेटेड है, कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब क्या सिस्टम है। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने बहुत सारे रेगुलेटर सुना होगा, सेबी है स्टॉक मार्केट के लिए, आरबीआई है बैंकों के लिए, वैसे ही पेंशन फंड के लिए पीएफआरडीए बनाए गए हैं। और ये जो पीएफआरडीए हैं, ये आपको पेंशन फंड को रेगुलेट करती है। जैसे आईआरडीए सुना होगा आपने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है? ये सारे इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है। वैसे पीएफआरडीए सारी पेंशन फंड को रेगुलेट करती है, जो एनपीएस के तहत कवर्ड होते हैं। उसके बाद इसमें पेंशन फंड मैनेजर आते हैं, क्योंकि पीएफआरडीए की एक रूल बनाने वाली एजेंसी है। जो नोटिफिकेशन आया है वो पीएफआरडीए ही लेके आया है। इसमें क्या रूल रेगुलेशन होगी, पीएफआरडीए कंसल्टेशन के रूट से गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेती है, उसके सब्सक्राइबर से कंसल्टेशन से, मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट होते हैं, बेनिफिट होते हैं, उसके हिसाब से रेगुलेटरी हिसाब, जो रेगुलेटेड है, कोई कंसल्टेंसी लेके फिर अपनी मीटिंग में, बोर्ड में इस चीज़ को रेगुलेट करके एक नोटिफिकेशन लेके आती है, जिस नोटिफिकेशन को मैं इस सेशन में इंक्लूड करके बोल रहा हूं आपको। और इसके साथ साथ एनपीएस की सारी बारीकियां भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पीएफआरडीए तो फर्स्ट हो गया, ये रेगुलेटर हो गया। उसके बाद आता है पेंशन फंड मैनेजर। ये क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, एनपीएस क्या एक तरह का प्रोडक्ट ही है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, म्यूचुअल फंड क्या एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट काइंड के म्यूचुअल फंड होते हैं।
वैसे भी एनपीएस एक प्रोडक्ट है जिसका नाम नेशनल पेंशन सिस्टम है, लेकिन रेगुलेटर इसको कैसे रेगुलेट करे, इसके लिए बहुत सारे फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो उसके कॉर्पस को मैनेज करते हैं। वो एक रूल रेगुलेशन है, कॉर्पस कैसे मैनेज करना है, पीएफआरडीए ने इसका ऑलरेडी रूल फ्रेम कर चुका है। उसमें बहुत सारी रूल्स होती हैं, जैसे कि आप इतनी बड़ी कंपनी में ही पैसा डाल सकते हो, आपको इतना % गवर्नमेंट में जो है सो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में है तो गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हो, आप किस तरह के बॉन्ड नहीं ले सकते हो। ये काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से तैयार किया गया, क्योंकि एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन है और रिटायरमेंट फंड के साथ रिस्क लेना लिमिटेड होता है। इसलिए इस तरह से काफ़ी कंजर्वेटिव ढंग से तैयार किया गया कि मैक्सिमम जो इसके यूजर है उसका बेनिफिट कैसे लें। ये होता है पेंशन फंड मैनेजर। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर, यूटीआई पेंशन फंड मैनेजर, एचडीएफसी फंड मैनेजर। आज हम टुडे अप्रॉक्स 11 फंड मैनेजर हैं आज के टाइम में। जब आप पेंशन फंड लेने जाते हो ना, जब आप अकाउंट खोलते हो तो उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे कौन सा फंड मैनेजर ले, आप वहाँ पे सेलेक्ट करो। इसमें जब आप खोलोगे सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास कि आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजर, कोटक पेंशन फंड मैनेजर, ये सारे फंड मैनेजर हैं। तीसरा आता है सीआरए। सीआरए क्या है? एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जो आपके सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, पीएफआरडीए रूल बना रही है, एनपीएस आपके फंड को मैनेज कर रही है, सीआरए आपके सारे रिकॉर्ड जैसे केवाईसी, आपके यूनिट की अलॉटमेंट, जो बैकएंड काम होता है, ये सारे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी करती है। और इसके अंदर जब रिटायरमेंट होती है तो एक और आती है एएसपी, जिसको बोलते हैं एन्यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर। जो आप रिटायरमेंट हो गए तो कुछ % से आपको एन्यूनिटी खरीदनी होती है। और एक 5वां और है, वो है सीएसपी, कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो नॉर्मली बैंक की ब्रांचेज होती हैं। अगर आप एनपीएस लेना चाहते हो तो इसके भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है खुद जाके आपने ले लिया, तो आप सीधा सीआरए के वेबसाइट पे जाते हो, आप अपना अकाउंट खुद क्रिएट करते हो, वहां पे सारे ऑप्शन आप खुद लेते हो, कितना इक्विटी में डालना, कितना डेट में, मतलब सारी चीजें आप अपने ही माइंड से करते हो। और एक होती है बैंक के रूट से, ब्रांच में जाते हो, आप फॉर्म भरते हो, फिर वहां से आपके सीआरए वो बन जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि खुद से लेने से कुछ कॉस्ट की सेविंग होती है, क्योंकि कोई भी जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होती है ना, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, और मेरा पर्पस भी यही है कि आप इस चीज़ को इतना समझे कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि जब तक आपको डिपेंडेंट होगे, हो सकता है आपको बेस्ट सर्विस मिले ना मिले, डिपेंड करता है उस सर्विस प्रोवाइडर की, उसकी इंटीग्रिटी क्या है। तो ये क्लास जो ये सेशन है ना, इसी के लिए हम चला रहे हैं। ये हो गया आपके इसके स्ट्रक्चर, ये फुल्ली तरह से रेगुलेटेड होती है, इसी वजह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। अब आते हैं कि अब एनपीएस फंड तो आपने है, अब एनपीएस फंड इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन क्या आता है, क्योंकि एनपीएस में आप जब जाते हो ना, तो आपने देखा होगा जब अकाउंट आप खोलने जाते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपको कौन कौन से एसेट्स क्लास कितना सेलेक्ट करना है। तो उसमें ई मतलब इक्विटी, सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, उस पर ऑप्शन आता है। जब भी आप जाओगे ना तो एसेट्स क्लास पूछेगा, उसमें इक्विटी ई आप कितना % ले सकते हो। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं वो मैक्सिमम 75% तक ले सकते हैं, लेकिन रिसेंटली जो आरबीआई ने अमेंडमेंट कर लिया है मल्टीपल स्कीम के रूट से, जो अभी लॉन्च हो रही है, धीरे धीरे चालू होने वाली है, उसमें तो 100% भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग आपने एनपीएस खोल रखा है उसकी, उसमें मैक्सिमम 75% होते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, वो आप डिसाइड करोगे। मतलब आपका जो 100% सब्सक्रिप्शन है, आपका जो 100% शेयर है, वो आप डिसाइड करोगे इन 4 क्लासों में। कौन कौन सी? फर्स्ट इक्विटी, दूसरी कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या पीएसयू है, ये जो बॉन्ड जारी करती है, इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं,
या PSU है, ये जो बॉन्ड जारी करती है, इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। ये गवर्नमेंट बॉन्ड कौन से हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, ये सारी गवर्नमेंट बॉन्ड होती है जो RBI जारी करती है। और एक और क्लास है अल्टरनेटिव एसेट्स, इसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम 5% है। और हाँ, ये जो बाकी ऊपर के 3 क्लास, इक्विटी, डेट के अंदर जो 2 क्लास थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें आपके ऊपर है। आप चाहो तो 100% इक्विटी ले सकते हो, सॉरी 75% इक्विटी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। आप चाहो तो सारा का सारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही डाल लो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, बस इक्विटी में 75% लिमिट है। लेकिन अल्टरनेटिव एसेट्स क्लास जो है ना, उसमें मैक्सिमम 5% की लिमिट है। अगर कोई चाहता है ये क्लास लेना, इसमें 0 भी ले सकते हो, 0 से 5, इक्विटी भी 0 से 75, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी 0 से 100, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड भी 0 से 100, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके एनालिसिस है कि हमें किस चीज में कितना लेना है। और उसके बाद उसमें आपको चॉइस पूछा जाता है। ये जो लोग है ना, इसके लिए आपको एक्टिव चॉइस, क्योंकि जब भी जाओगे उसमें 2 तरह के चॉइस होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का क्या होता है, मैक्सिमम 50% है इक्विटी में, वो इक्विटी में 50% से ज़्यादा ले भी नहीं सकते, चाहे तो 0% भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 50% ले सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। लेकिन वहाँ पे जाओगे तो 2 चॉइस मिलेंगे आपको, ऑटो और एक्टिव। एक्टिव में ये सारे ऑप्शन है जिसने मैंने बताया। एक्टिव में आपके पास मर्जी होता है कि आप किस एसेट्स क्लास में कितना लेते हो। मैं इस पॉइंट पे इतने फोकस करता हूं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों की यही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं एसेट्स एलोकेशन, कि आप अपने एसेट्स डिसाइड करो। और अगर ये आपने सीख लिया तो समझो आपने एनपीएस में महारत हासिल कर ली, क्योंकि बाकी सारी चीज जो है जस्ट लाइक रूल है, फ्रेम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या लेना चाहिए एसेट्स क्लास में। तो अगर आप सपोज करो ऑटो लेते हो, तो ऑटो में भी डिफरेंट टाइप के हैं, लाइफ साइकिल 75, लाइफ साइकिल 50। जैसे लाइफ साइकिल 50 है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, आप भी चाहे तो ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, जो जो आपकी एज बढ़ती जाती है ना, इक्विटी में ऑटोमेटिक आपका प्रोपोर्शन कम होता जाता है ऑटो चॉइस में। मतलब इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं करना, वो गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड करती है। मतलब उसके अंदर रूल्स बने हुए हैं कि 30 साल में इतना %, 35 साल में इतना, 40 में इतना, 45 में इतना, 55 में इतना। तो एज के हिसाब से, लाइफ साइकिल के हिसाब से आपकी इक्विटी एलोकेशन को नीचे किया जाता है। क्योंकि जो जब आप, क्योंकि हम आप सब जानते हैं इक्विटी जो होता है वो वोलाटाइल होता है, और जो जो आपकी एज नज़दीक होती जाएगी इन्वेस्टमेंट के, तो आपका इक्विटी का पोर्शन कम होता जाता है। किसमें? ऑटो चॉइस में। एक्टिव में नहीं, एक्टिव में तो आप खुद डिसाइड करोगे। और ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे जो डिफरेंट वीडियो है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए हम आपने नेक्स्ट जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स बेनिफिट का है। आप देखोगे ज्यादातर लोग टैक्स बेनिफिट लेके ही ये चूज कर रहे हैं एनपीएस, क्योंकि एनपीएस में जो ओल्ड स्कीम है उसमें एटीसी में आपको बेनिफिट मिल जाएगा 1.5 लाख तक का, फिर एटीसी डी में भी एक्स्ट्रा आपको 50,000 मिल जाएगा, और कंपनी जो आपके बेसिक का 10% डाल रही है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है। और हाँ, आज के टाइम में जो मैक्सिमम लोग न्यू टैक्स रेजाइम में जा रहे हैं उसमें भी इसका बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें तो बेसिक का, सपोज करो अगर आपकी बेसिक 1 लाख रुपए है तो 14% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आपके इनकम में, टैक्सेबल इनकम में ही नहीं आएगी। मतलब ये टैक्स बचाने का एक बेस्ट टूल्स भी है अपने रिटायरमेंट सॉल्यूशन के साथ। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो सबसे जो मास्टर इसके पॉइंट है ना, वह है टैक्स बेनिफिट का। इसमें तो अगर आप हाई टैक्स स्लैब में हो ना, तो 2-2 लाख रुपए तक टैक्स सेव कर सकते हो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो। तो इस तरह से ये चीज को डिजाइन किया गया। अब हम आते हैं इसमें एग्जिट रूल, इसमें निकलना कैसे है, इसके निकलने मतलब ये एनपीएस की मैच्योरिटी जिसको आप बोलते हैं, ये कैसा होता है। देखो इसका रूल जो है ना, 60 में आदमी रिटायर करता, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 60 ईयर का। जब आप 60 ईयर तक का एलिजिबल हो जाते हो ना, तो आप अपने एनपीएस फंड को ले सकते हो। तो अभी तक का रूल था, मतलब दिसंबर 2025 से रूल था कि आप 60% पैसा
जो है विड्रॉ कर सकते हो लंप सम, और 40% एन्युनिटी खरीदनी पड़ती थी जिसकी पेंशन मिलती थी। आपको डिपेंड करता है, उसमें भी बहुत सारे जो है सो कम पेंशन सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको लेना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारे 10-12 उसके अंदर भी है। वो आप जब जाओगे, जब उसकी जरूरत होगी तो इसके ऊपर हम लेटर और डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट है इसका, जो 60% आप विड्रॉल कर सकते हो, 40% की एन्युनिटी ले सकते हो, इसी में अभी तक मास्टर चेंज हुआ है, मास्टर स्ट्रोक लगाया है PFRDA ने इसको पॉपुलर करने के लिए। आज के टाइम में जो अमेंडमेंट के बाद आप अपने टोटल कॉर्पस का 80% विड्रॉ कर सकते हो। तो अब कहा जा रहा है कि अब वो ट्रेडिशनल नहीं रहा NPS, अब हर कोई ले सकता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी कम होती है ना। कहा जाता है कि इंडियन NPS मतलब पेंशन फंड में इंडियन NPS जो है ना, वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स, मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर है इसका। आप सोचो ना, आपको 0.10% पे आपके फंड मैनेज होते हैं, मतलब दे ही नहीं रहे कुछ। आप कहीं भी जाओगे, क्योंकि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हो उसमें 2-2.5% तक जो है सो कॉस्ट आता है। जो एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूँ, जो फंड मैनेज करने की जो कॉस्ट होती है, और हमारे आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग बोले डायरेक्ट भी इतना कॉस्ट कम नहीं देता जितना कॉस्ट ये दे रहा। ये तो बेस्ट सॉल्यूशन लेके आए हैं। मेरा तो कहना यह है कि अगर रियली किसी को केवल रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करना है तो NPS से बेहतर कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले थी ना, वो विड्रॉल थी। क्योंकि विड्रॉल पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था 60%, अब तो इन्होंने 80% लगा दिया। हाँ, अभी एक क्लैरिफिकेशन आनी है गवर्नमेंट से कि जो 60% जो विड्रॉल है ना, वो है टैक्स एग्जम्प्ट। तो क्या 80% टैक्स एग्जम्प्ट होगी कि नहीं, एज ऑन टुडे ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। हम मान के चलते हैं कि 60% तो एग्जम्प्ट होगी, 20% टैक्सेबल होगी। हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन लेके आए। अब जो ये इसी को बोलता है गेम चेंजर, कि 80% तक आप अपना सम का विड्रॉल कर सकते हैं। जो हमारी आज की अमेंडमेंट की वजह से जो हम वीडियो बना रहे हैं, यही पॉइंट था कि 80% विड्रॉल मतलब लगभग आप सारे पैसे निकाल सकते हो। और वो भी 20% का जो रूल है ना, वो चीज़ आपकी एन्युइटी। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके कॉर्पस छोटे हैं, मतलब अप्रॉक्स 8 लाख, तो आप 100% विड्रॉल निकाल सकते हो। कोई भी एन्युइटी का प्लान नहीं है। मतलब किसी बंदे ने NPS में इन्वेस्ट किया, लेकिन जब रिटायरमेंट के टाइम में उसके पास केवल 8 लाख रुपए तक ही है, इससे कम या 8 लाख तक, तो 100% विड्रॉ कर सकता है। अगर वो 8 से 12 साल का है तो उसकी एक अलग रूल है कि 6 लाख मतलब 80% तक वो जो है विड्रॉल कर सकता है, मैक्सिमम 6 लाख। अब बाकी का उसको एक सिस्टमैटिक रिडम्पशन प्लान लेना पड़ेगा, इसको SUR बोलते हैं। और 12 लाख से ज़्यादा है तो नॉर्मल, फिर वो 80% वाला 80% आप विड्रॉल करो, 20% की एन्युइटी खरीदो, जिससे आपको हर महीने जो भी आप प्लान चूज करोगे वो पेंशन 5 से 6% के करीब जो पेंशन परसेंटेज बनता है आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पे, वो आपको मिलेगा। इसी को जो SUR मैंने बोल रहा था ना आपको, सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन, इसके अंदर जो है, इसमें ये है कि आप 80% जो आपका कॉर्पस है ना, आप चाहो तो 6 साल में भी धीरे धीरे करके निकाल सकते हो। इसी को इन्होंने बनाया है। इसमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, वो है पार्शियल विड्रॉल का, जिसमें आप में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि NPS के बीच में भी, जो NPS का ड्यूरेशन होता है ना रिटायरमेंट के लिए, उसके बीच में भी आप पैसा निकाल सकते हो। तो एज ऑन जो पुराना था, अमेंडमेंट में बात कुछ चेंज हुआ है, तो जो पुराने थे उसमें थे कि आप 3 टाइम्स 60 साल तक अब 3 बार अपने कॉर्पस का पैसा निकाल सकते हैं। और न्यू अमेंड के तहत अब आप 60 साल तक 4 बार अपने NPS के कॉर्पस का पैसा निकाल सकते हैं। और 60 साल के बाद आप 3 बार। हाँ, जो 60 साल तक के जो है ना, उसमें ड्यूरेशन 4 साल का होना चाहिए। जो 4 बार आप निकालेंगे, उसकी जो लिमिट है वो 25% ऑफ योर इंडिविजुअल कॉर्पस, जो आपका पर्सनल कॉर्पस होगा, जो आपका पर्सनल शेयर होगा, उसमें से आप 25% कर करके 4 बार निकाल सकते हैं। और रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद अगर आप NPS चालू रखते हो तो ये मौका आपको 3 बार और मिलेगा। तो टोटल न्यू अमेंडमेंट के तहत 7 टाइम्स आप अपने कॉर्पस का 25% करके निकाल सकते हो।
जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ये नहीं पता होता, इसमें कन्फ्यूजन। इसमें क्या है, सपोज करो आपके पास एजॉन जब आप निकालने जा रहे हो तो आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ का है। एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ में 4 तरह के पैसे होंगे आपके पास। एक होगा आपका कॉर्पस पहला, दूसरा होगा एम्प्लॉयर का कॉर्पस, तीसरा होगा आपके कॉर्पस पे जो रिटर्न बना, जो इंटरेस्ट बना है, और चौथा जो एम्प्लॉयर के कॉर्पस पे रिटर्न बना है, जो इंटरेस्ट बना है। तो ये 4 है। तो आपका कॉर्पस 10 लाख है या 20 लाख, जो भी, मान लो आपके कॉर्पस 20 लाख रुपए है और वो बढ़ के लगभग 50 लाख हो चुके हैं। 30% 30 लाख जो है सो आपके रिटर्न है उसके ऊपर। तो आप पूरे 50 लाख पे नहीं निकालोगे, आपका जो खुद का कॉर्पस है 20 लाख, उसका 25% फर्स्ट टाइम निकालोगे। फिर उसके 4 साल बाद जो आपका कॉर्पस रहेगा उसका 25%, फिर उसके 4 साल बाद। तो ये लगभग आपको 4 बार मिलेंगे 60 साल से पहले, और 60 साल के बाद आपको लगभग 3 बार मिलेंगे जो आपका कॉर्पस होगा उसका, ना कि बाकी 3 कॉर्पस का। अब सबसे जो एक इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर एग्जिट के रूल क्या है। 60 साल का तुम्हें पता है रिटायरमेंट, अगर कोई पहले निकलना चाहे तो एज ऑन टुडे 3 कंडीशन है आपकी। या तो आपकी एनपीएस 15 साल हो चुके हैं, या तो आप 60 साल के हो चुके हैं, या आपकी जो जॉब की जो कंडीशन है वो कंडीशन मैच्योर हो चुकी, मतलब आप 60 साल के हो चुके, रिटायर हो चुके। जो भी इसमें कंडीशन फुलफिल कर जाएगा आप एलिजिबल हो जाते हो, और उसके बाद आप अपना 80% कैश विड्रॉल कर सकते हो। 20% से मैंडेटरी एन्युइटी लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, डेथ केस जो होता है, कभी किसी सब्सक्राइबर का डेथ हो जाए, उसके नॉमिनी को 100% तक विड्रॉल करने का ऑप्शन होता है। वो चाहे तो 100% अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। और इसके साथ एनपीएस जो है ना, अब वो रिजिडिटी नहीं रही। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई रियली अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में न्यू अमेंडमेंट होने के बाद, क्योंकि अब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, ज़्यादा लिक्विडिटी है इसके अंदर, और ये एन्युइटी भी इसका कोई कंपल्सन नहीं रहा, केवल 20%। दोस्तों, अगर आपको एनपीएस की बात करना हो रिटायरमेंट, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो वो डाउट हमें ज़रूर कमेंट्स से लिख के भेजें। हम आपके सारे डाउट्स को एक एक करके उसका प्रॉपर आंसर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको एनपीएस फंड कैसे खोला जाता है उसकी वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना। मैं किसी एग्जाम्पल के रूप में किसी का एनपीएस खोल के आपको समझा दूंगा। वैसे भी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप अपने नॉर्मल अकाउंट ऑनलाइन खोलते हो वैसे ही इसका अकाउंट खोल सकते हैं आप। उसके साइट पे जाओगे तो आपको सारा मिल जाएगा। चाहे एनएसडीएल के साइट पे जाओ या एनपीएस गूगल पे आप टाइप करोगे एनपीएस अकाउंट ओपनिंग, वो खुद ही उसकी जो सीआरए हैं जो मैंने आपको ही बताया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उसके ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ से आप अपने एनपीएस अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।